हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आप सभी को राम राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस क्लास। ये 7 है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हो या जो एग्जाम में आने के जिसके ज्यादा चांसेस हो, हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को पूरे जोश के साथ में। हमें एग्जाम को इसी बार निकालना है। एग्जाम हमारा कब है आपको डेट पता ही होगा। 20 फरवरी से जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रख के हमें पूरे जोश के साथ में हमारी क्लास करनी है। पूरे मोटिवेशन के साथ में हमें क्लासें लगानी है, पढ़ना है अच्छे से। तो पेपर और पेन लीजिए और इसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। अपना स्कोर चेक करते रहिए। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइए इसका। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? तो बताइए, उत्सवों का उत्सव है वो कौन से उत्सव को कहा जाता है? चापचारकूट, हॉर्नबिल महोत्सव, मोआत्सु या वांगला? तो किसको कहा जाता है उत्सवों का उत्सव? तो इसका आंसर क्या होगा? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में ही पूछा गया है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ये है हॉर्नबिल महोत्सव को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। ये कहाँ का है? ये कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है ये उत्सव। चापचारकूट है, ये मिजोरम का उत्सव है। मोआत्सु त्योहार है, ये नागालैंड का है। और वांगला जो है ये मेघालय का है। चारों इंपॉर्टेंट है। अगर हॉर्नबिल पहुंच लिया है तो चापचारकूट एग्जाम में आ सकता है। सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। मोआत्सु है वो नागालैंड का है, वांगला है ये मेघालय का है। लिख लीजिए, इनको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? आंसर बताइए, कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय में सर्वाधिक कौन सी पहाड़ियों में वर्षा होती है? तो ऑप्शन है नीलगिरी, ये कहाँ की है? शिवालिक कौन सी में है? और खासी पहाड़ियां या अरावली, इनमें से कौन सी है जो मेघालय की है और जहां पे सबसे ज्यादा बरसात होती है? तो कौन सा होगा? अरावली है, ये नहीं है, ये मेघालय में है ही नहीं, ये राजस्थान में है। नीलगिरी है, ये भी नहीं है, ये कहाँ पर है? ये साउथ में है, तो ये भी नहीं है। शिवालिक है, ये कहाँ का पार्ट है? ये हिमालय का पार्ट है। तो मेघालय में है वो कौन सी पहाड़ियां हैं? ये है खासी पहाड़ियां। कहाँ की है? मेघालय की है खासी पहाड़ियां, जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। नीलगिरी है, ये कहाँ पर है? देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में ये रेंज है, पश्चिम घाट पर है ये। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी की? ये डोडा बेटा है। एग्जाम में पूछा जाता है नीलगिरी जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? आंसर बताइए। तो आपके अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको डोडा बेटा पे इसको आंसर को क्लिक करना है। तो क्या होगा? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वह है डोडा बेटा। शिवालिक पहाड़ियां ये कहाँ पर है? ये हिमालय का एक हिस्सा है। और अरावली है, ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। वलित श्रृंखला का जो वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है कौन सा है? अरावली है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में है। कौन सी है? गुरु शिखर। पूछा जाता है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो क्या है? ये गुरु शिखर है। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगर खासी पहाड़ियां आई है तो नीलगिरी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। इसकी ऊंची चोटी डोडा बेटा है। शिवालिक पहाड़ियां वो हिमालय का हिस्सा है। और अरावली की ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा, लेकिन इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी पता हो वो बताइए। इसका आंसर तो सबका पता होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वह वर्तमान में कौन है। ये एग्जाम में पूछा था कि मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे। एग्जाम में उसी टाइम आया था कि कौन बने थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर तो आपको पता है, योगी आदित्यनाथ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में आप अन्य चीजें बताइए, जैसे कि वहां की राजधानी, राज्यपाल कौन है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, पार्टी कौन सी है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें आप बताइए। ये एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी में।
राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। स्थापना कब हुई थी? इंपोर्टेंट है, स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। लोकसभा सीट कितनी है? यहाँ पे एग्जाम में ये पूछा गया है। तो लोकसभा सीट है वो उत्तर प्रदेश की कितनी है? ये है 80। कितनी है? 80 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। कितनी है? 31 है। विधानसभा सीट कितनी है? 403 है। कितनी है विधानसभा सीट? 403 है। और विधान परिषद सीट कितनी है? ये 100 इसकी विधान परिषद सीट है। पार्टी कौन सी कार्यरत है? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है। जितने भी राज्य हैं अपने इंडिया के, उन सब के बारे में आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। हम एक एक करके आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इनको एक साथ में कहीं नोट बना के लिख लीजिए। जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने एग्जाम के टाइम में इसको रिवाइज करके जाइए। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? तो कौन से सुल्तान ने नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं। ए रजिया सुल्तान, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो इनमें से कौन से सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो किन्होंने किया था? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। तो किन्होंने किया था? ये गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था। सहायता के लिए इन्होंने नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तुगलक राजवंश की स्थापना की इन्होंने। किन्होंने? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना की और 1320 से 1325 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। कब से कब तक? 1320 से 1325 तक इन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। इनका सन है वो पूछा जाता है कि कौन से सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था। और इन्होंने क्या क्या बनवाया था? देखो, किले बनवाए थे, पुल बनाए थे और नहरों का इन्होंने निर्माण करवाया था। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गयासुद्दीन ने किलों का, पुलों का और नहरों का निर्माण करवाया था। नहर इंपोर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था? ये एग्जाम में पूछा है। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। तो कब किया था अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा? ये किया था 1856 में। कब किया था? 1856 में किया था। अवध की स्थापना है वो कब हुई थी? 1722 में की गई थी। और अवध के संस्थापक कौन थे? ये थे शहादत अली खान प्रथम ने अवध की स्थापना की थी। और अवध का अंतिम सम्राट है वह कौन था? वाजिद अली शाह है ये अवध का अंतिम सम्राट था। कब से कब तक? 1847 से 1856 तक ये यहाँ के सम्राट थे। इसके बाद में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो पंचवर्षीय योजनाओं की थीम आपको पता होनी चाहिए, सारी इंपोर्टेंट है। सबकी थीम एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी है वो, कौन कौन से मॉडल पर आधारित है, ये भी पूछा जाता है। हमने पहले के पेपर में भी एक दो थीम करवाई थी आपको। उनकी जो मॉडल है, कौन से पे कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन से मॉडल पर आधारित है। हम एक एक करके आपके सामने सारी योजनाएं लाएंगे, सब कवर करवाएंगे। तो आप हमारी क्लासों से जुड़िए, रोज क्लास देखिए, इसमें आपका कोई सा भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एग्जाम तक आपको सारे टॉपिक कवर करवा दिए जाएंगे। तो इसका आंसर बताइए, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी थीम क्या थी? तो इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए पहले कौन कौन सी हो सकती है। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, ये किसी न किसी पंचवर्षीय योजना की थी। जनसंख्या वृद्धि, समान काम हेतु समान वेतन और मुद्रास्फीति वृद्धि। तो इसमें क्या हो सकता है आंसर? ये थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी। इसके अलावा इसकी अवधि क्या थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की? ये 2007 से 2012 तक इसकी ये अवधि थी। ये 2007 से 2012 तक चली। और ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही? तो ये 11वीं रही थी। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष उस टाइम पे
डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? प्रधानमंत्री ये थे, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उस टाइम पे इसके अध्यक्ष थे। और इसको मंजूरी कौन देता है? ये एनडीसी देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति देता है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अवधि भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो सारी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि, उनकी थीम, उनके अध्यक्ष और ये कितनी सफल रही परसेंटेज में भी पूछा जाता है। तो ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है, ये 11वीं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताइए। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की या का माना जाता है। तो क्या माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? दिशा, संयोजन, मात्रा और प्रदर्शन। तो व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की मात्रा माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर बताइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य उत्सव, कौन कौन से त्योहार है, कौन कौन से राज्यों में मनाए जाते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कवर करने की कोशिश करेंगे, सारे के सारे नृत्य आपके सामने लाएंगे। तो इनमें से ये बताइए कौन से राज्य में ये मनाया जाता है? निशागंधी नृत्य उत्सव है, वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये केरल राज्य में मनाया जाता है। और केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं ये बताइए। लास्ट क्लास में ये करवाए थे, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं सब 2 बार करवा चुके हैं। तो आप बताइए केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली और मोहिनी अट्टम है, ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा केरल के और कौन कौन से प्रमुख त्योहार है ये भी देख लीजिए। मकर विलाकू एग्जाम में पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। ओणम त्योहार बहुत बार पूछा गया है, ओणम और पोंगल से क्वेश्चन बनते हैं। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और ओणम त्योहार कहाँ का है? ये केरल का है। अट्टीकल्लू जो अट्टूकल पोंगल है ये केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम महोत्सव है, ये भी केरल का है। केरल नाग त्योहार केरल का है। विशु महोत्सव केरल का है। अटूकल पोंगल महोत्सव ये भी केरल का है। और तेयम त्योहार ये भी केरल का है। सारे इंपोर्टेंट है, देख लीजिए। केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? कथकली और मोहिनी अट्टम है। इसके अलावा प्रमुख त्योहार देख लीजिए। मकर विलाकू इंपोर्टेंट है। ओणम बहुत बार पूछा गया है। त्रिशूर पूरम महोत्सव एग्जाम में पूछा गया है। केरल नाग त्योहार, विशु महोत्सव, अट्टूकल पोंगल महोत्सव और तेयम त्योहार सारे इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इनको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को रखिए। आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से है? आंसर बताइए। मेरी कॉम के बारे में आपको सब पता होना चाहिए या पता होगा तो बताइए ये कौन से राज्य की है। ऑप्शन में है मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु और नागालैंड। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? मेरी कॉम है वह कौन से राज्य की है? तो ये है मणिपुर की। कहाँ की है? ये मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर के बारे में देखिए, सारे राज्य के बारे में हमें सब पता होना चाहिए। तो इसको देखिए, इसको डिटेल में। मणिपुर की जो राज्यपाल है वह कौन है? अनुसुईया उइके है। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा सीट यहाँ पे 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट यहाँ की 60 है। और कौन सी पार्टी कार्यरत है? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में कार्यरत है वर्तमान में। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये आपको 4 चीजें याद होनी चाहिए। लोकसभा सीट एसएससी में बहुत बार पूछी गई है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। सारे राज्यों की अलग अलग आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लिखते जाइए। लिखने से आपको याद रहेगा, एग्जाम में आप इनको फिर से रिवाइज करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसका आंसर बताइए क्या है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो कौन से मामले में नहीं है? पहला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने में। दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने में। और तीसरे में है धन विधेयक पारित करने में।
और चौथा है संवैधानिक संशोधन में। तो इनमें से कौन से मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो किसमें नहीं है? ये नहीं है, धन विधेयक पारित करने में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। क्या होता है? धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। इस पर जो है राज्यसभा को इस पर अपनी सहमति देने या रोकने की उसके पास शक्ति नहीं है। किसके पास में नहीं है? राज्यसभा के पास में इस पर कोई भी ये प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, उसके पास में शक्ति नहीं है। केवल लोकसभा में इसको पारित किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। अनुच्छेद कौन से में है? ये अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन एग्जाम में पूछा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। कौन सा है? भाग 20 है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी? आपका ये स्कोर क्या रहा क्लास में, आप बताइए। और आपने कितनी आपकी तैयारी है, ये क्वेश्चनों से आपको पता चल रहा होगा कि हमने किस लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। तो हमारी क्लासों से आप जुड़िए, क्लास को पूरा देखिए, क्लास रोज ज्वाइन कीजिए। ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। आपके एग्जाम के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपका एग्जाम इसी बार निकल जाए। पूरी मेहनत से हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़िए। थैंक यू दोस्तों, क्लासों को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।